जय भीम। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में सियासत पलटी है, उससे भारतीय जनता पार्टी सख्ते में है। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि अचानक 2 दिन में उत्तर प्रदेश की राजनीति इस तरीके से बदल जाए। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, चिंतक हैं। सर, सीधा सवाल है, जिस तरीके से 2 दिन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल हुआ है, एक-एक करके तकरीबन 9 लोगों ने, 9 विधायकों ने अभी तक जो सामने आ चुका है घोषित तौर पे, उन्होंने जी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया है और इससे भी बड़ी बात ये है कि इसमें तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जी। इस 2-3 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है, उससे यूपी की सियासत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? टिप्पणी क्या है आपकी? देखिए अशोक, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो अति पिछड़े समाज जी, के लोग हैं, चाहे वो मौर्य हों, चाहे वो सैनी हों, चाहे वो दारा सिंह चौहान यानी कि नोनिया चौहान हों, और उसके पहले ओम प्रकाश राजभर हों, जी, ये सब अ, एक सोशल इंजीनियरिंग जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी जी, कि नॉन यादव जातियों को जोड़ना है, और नॉन यादव जातियों में भी जी, जो मोस्ट बैकवर्ड सेक्शन, जिनको अति पिछड़ी जाति, उनको जोड़ करके हमें काउंटर करना है जी। यादव की पार्टी का। तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने शुरू किया था। हुँ, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको ये नहीं पता था कि हम अगर इनको हम आत्मसात कर रहे हैं तो इनको हमें जो है सत्ता भी देनी पड़ेगी, सत्ता का शेयरिंग भी करनी पड़ेगी। हुँ, ये नहीं कि हम केवल इनको दिखावे के लिए रख लें। हुँ, वो जो है सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने जो है जी, पार्टी इसीलिए छोड़ी, गठबंधन इसीलिए तोड़ा कि उनको ये लगा कि वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं हुँ, और अपने समाज का काम नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अगर किसी ने की तो वो ओम प्रकाश राजभर ने की थी। हुँ। सर, जिस तरीके से बीजेपी की अगर हम राजनीति को देखें पिछले तकरीबन 1 दशक की राजनीति को, तो उसकी पूरी राजनीति जो है वो गैर यादव ओबीसी वोटों पे ही टिकी हुई थी और उसी के ज़रिए वो लोकसभा में भी सत्ता में आई, केंद्र में भी और राज्य में भी सत्ता में आती रही। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, क्या उसका जो यह बेस है, उस वो आप दरकता देख देख रहे हैं? और कितना बड़ा खतरा है यह भाजपा के लिए? मुझे लगा कि जो देखिए जो उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग करी थी, क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों और गुप्ता या जी, बनिया की पार्टी कहा जाता था, और इसको ज्यादातर ये कहा जाता था कि ये अर्बन सेंटर्स की, नगरीय क्षेत्र की पार्टी है। हुँ, लेकिन उसमें जो फेर बदल किया, पहले कल्याण सिंह हुआ करते थे, वो लोध जी, समाज के थे और वो बैकवर्ड को लेकर के कुछ जरूर आते थे। उमा भारती को भी लाया गया इसी जी, तरह, लेकिन और उधर विनय कटियार भी हुआ करते थे। हुँ, लेकिन उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग 2017 में करी, हुँ, उसमें साफ साफ बहुत ही आ, 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 कहना चाहिए कि बहुत ही एक एग्रेसिव कैंपेन के तहत जी, उन्होंने इस बात को लागू किया कि नहीं, हमें नॉन यादव के साथ काम करना पड़ेगा, तभी कहीं जा करके वो हम आगे बढ़ सकते हैं। और हुँ, उन्होंने इन जातियों को बाकायदा, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो बिंद हो, चाहे वो मल्ला हो, हुँ, और निषाद हों, या माली समाज के लोग हों, ना नोनिया चौहान के लोग हों, जो मोस्ट बैकवर्ड जिनको कहा जाता था, उनको उन्होंने तरजीह दी और उनको बाकायदा जिता करके, और सिंबॉलिकली उन्होंने जो है मिनिस्टर भी बना दिया। जी, ये उनको ये लगा कि नहीं, अगर हम उनको सिंबॉलिकली जिता करके मिनिस्टर बना देंगे, हुँ, प्रतीकात्मक तौर पर बना देंगे, तो हुँ, वो उनकी बात आगे निकल जाएगी। जी, लेकिन हाँ, जी, जी, आप कंप्लीट करिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो अति पिछड़ा समाज है, हुँ, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे वो मौर्य समाज हो, चाहे वो बिंद हो, चाहे वो मल्लाह हो, और यहाँ तक कि जो
मोस्ट बैकवर्ड मुस्लिम समाज भी रहा हो, जी, जिसको पासमानदा कहा जा रहा है, हम्म, उसके अंदर आत्मनिर्भर राजनीति के जो बीज हैं वो पड़ गए हैं, जी, और वह आत्मनिर्भर सत्ता चाहता है सत्ता अपनी। चाहता है। जी। अच्छा सर, जिस दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, या फिर उसके पहले स्वयं प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, या फिर ओम प्रकाश राजभर हो गए, इस्तीफा जी देने के साथ ही इन्होंने एक सवाल उठाया कि वो दलितों पिछड़ों की जो राजनीति है, जिसके वो नेता रहे हैं, क्योंकि ये तमाम हाँ, नेता कहीं ना कहीं इनकी जो जमीन है वह जहां पे टिकी जी हुई है वहां पे इनका समाज है। तो उन्होंने उस समाज की भी बात उठाई। तो क्या सिर्फ सत्ता की बात थी कि बीजेपी सत्ता में आ रही है 2017 में, तो चलो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर अब बीजेपी शायद सत्ता में आती हुई नहीं दिख रही है तो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? बात सिर्फ सत्ता की है, या फिर सचमुच में इन लोगों के साथ जिस तरीके से भाजपा में होता रहा, या फिर जिस नहीं, तरीके मुझे से ये लोग खुद को असहज महसूस करते रहे, वह भी बात है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अशोक, इसका जो है इतिहास जरूर खंगालना होगा। जी, बिना इतिहास खंगाले हम अति पिछड़े समाज की राजनीति को या पिछड़े समाज की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। जी, क्योंकि अगर हम देखें कांग्रेस के समय में तो राम पूजन पटेल हुआ करते थे जो पटेलों की राजनीति करते थे, और अशोक यादव थे एक जो है वो राजनीति क्या करते थे। जी, अर्थात ये हुआ कि कांग्रेस के झंडे के तले या कांग्रेस के छाते के तले अति पिछड़ी जातियां नहीं थी, हम्म, बिल्कुल नहीं थी, नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। और वहां पर पिछड़ी जातियां थी जो कि यादव और पटेल या कुर्मी जी, कहे जा सकते, जो मजबूत पिछड़ी जातियां मानी जाती हैं। कुछ पिछड़ी जातियां, उसमें लोध या जाट जी, लीडर भी आप, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर कांशीराम ने पहली बार अति पिछड़ी जातियों का संयोग किया, और हम्म, वो अपने साथ उनको जिता करके लाने लगे। जब हम्म, 1993 में गठबंधन हुआ मुलायम सिंह यादव के साथ पहले, तो इन समाजों को, चाहे वो नाई समाज हो, राजभर हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे जी, वो मौर्य हो, चाहे वो माली समाज हो, चाहे नुनिया चौहान हो, इन सब को लगातार, जो कि लगभग लगभग 50 से ऊपर जातियां हैं, हम्म, पाल भगवत पाल को भी लेकर के आए जो हम्म, गड़ेरिया समाज से हुआ जी, जी, करते थे, यादव के अलावा। तो उन्होंने अलग जगाई है। मान्यवर कांशीराम को हम साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों, हम्म, पिछड़ी जाति नहीं, अति पिछड़ी जातियों के अंदर एक अलग जगाई कि वो भी राजनीति के अंदर अपनी सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये जैसे ही इनको अगर थोड़ा सा भी स्पेस मिलेगा हम्म, तो ये अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त करना चाहेंगे, और हम्म, आत्मनिर्भर राजनीति जिसके अंदर इनमें निर्णय लेने की क्षमता आ सके, हम्म, यह पार्टिसिपेट ही नहीं करें बल्कि ये निर्णय लेने की क्षमता मांगते हैं, हम्म, जिसके अंदर अपने व्यक्तियों को उनके चाहे ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, जी, उनकी अपॉइंटमेंट्स हो, ये करवा सके। हम्म, ये चाहते हैं कि प्रतीकात्मक ना हो करके हमें आत्मनिर्भर रूप से एक इफेक्टिव पावर चाहिए। और तो सर, जी, 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 उसकी वजह से आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले हम्म, अपनी अलग पार्टी बनाई आत्मनिर्भर रूप से। जी। तो सर, जैसे उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, या फिर कुछ आसपास के उन हिस्सों की बात करते हैं, तो जो पिछड़ी जातियां हैं, जो मजबूत जातियां हैं पिछड़ी की, उनकी एक राजनीति कहीं ना कहीं स्थापित हुई है। चाहे बिहार में जी लालू प्रसाद यादव ने किया हो, या फिर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने किया हो। दलित जी जी राजनीति की बात करें तो वो भी कुछ जगहों पे मजबूती से दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती हैं, महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक तमाम नेता हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन जो जी अति पिछड़ा वर्ग है वो लगातार या तो कभी एससी के साथ खड़ा रहा है, या फिर कांग्रेस के साथ, या फिर सवर्ण पार्टियों के साथ। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो अति पिछड़ा समुदाय है उसकी भी राजनीति एक साथ इकट्ठी होके और देश की राजनीति में कोई एक महत्वपूर्ण कारक बन के उभर सकती है? देखिए, इसको बहुत बारीकी से हमें समझना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने बताया, इतिहास में कभी भी राजनीतिक चेतना का वो स्वरूप नहीं दिखाई दिया, हम्म, और मान्यवर कांशीराम ने पहले अलग जगाई। हम्म, लेकिन दलित समाज के साथ क्योंकि इनकी समीप बहुत हम्म,
इनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उन सबको मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि ये मनुवादी सोच के प्रताड़ित किए हुए लोग हैं और इसलिए उनको साथ हो जाना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर दलितों के साथ इनका युग्म होता है तब तो ये आत्मनिर्भर रूप से आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी और जात समाज के साथ जाते हैं तो आपने अभी देख लिया कि सत्ता से साझा नहीं किया जा सकता, सत्ता में इनको साझा नहीं किया जाएगा, सत्ता इनके साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो आने वाले दिनों में इस समाज को ये समझना होगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा कि आपको अपने समाज के लिए तो ठीक है सत्ता चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको इफेक्टिव पावर के लिए अपने और लोगों को लामबंद करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी संख्या, जनसंख्या उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार बहन जी की जनसंख्या है या यादवों की जनसंख्या है। छोटे छोटे जनसंख्या वाले लोग हैं जो आत्मनिर्भर रूप से 4 डिस्ट्रिक्ट में तो इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इम्पैक्ट कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। जी जी। तो कहीं ना कहीं इनको जी, तो कहीं ना कहीं इनको, और जब हम समीकरण की बात करते हैं, जो भारत का जातीय समीकरण है, उसमें दलित जातियों के साथ इनका समीकरण पहले भी माननीय कांशीराम जी ने इनको स्थापित किया है, मौका दिया है, और आने वाले दिनों में भी हो सकता है। तो सर, कांशीराम जी का जिक्र आप बार बार कह रहे हैं, तो कांशीराम जी ने जो सपना देखा था और जिस तरीके से इन तमाम लोगों को लेकर राजनीति में आए थे, जिन समाजों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जो कांशीराम जी का चमत्कार था, मान्यवर के नहीं होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना हुआ है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो उन्होंने अलख जगाई थी, जो सत्ता की चेतना उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड, अति पिछड़ी जातियों के बीच में जगाई, चाहे उन्होंने को लगा कि ये जनसंख्या में जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको एमएलसी बना दिया, और एमएलसी बना करके उन्होंने रखा, और उसके बाद जब वो चेतना आ गई तब उन्होंने लड़ाना शुरू किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक बार जन चेतना आ गई है तो वो अब पल्लवित होगी, वो कोक में फिर से उलट करके जाने वाली नहीं है। और इसलिए जो पार्टियां हैं, जो भी दल हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, वो सांकेतिक रूप में केवल सत्ता दे करके इनको अपने साथ नहीं रख पाएगी। यद्यपि बसपा ने तो बहुत कुछ, आप जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तक बना दिया था। जब वो चुनाव हार गए थे तब भी उन्हें बनाया गया था। जी हाँ, और हीरा ठाकुर जैसे लोगों को मतलब एमएलसी बनाया गया, भगवत पाल जैसे लोगों को एमएलसी बनाया गया, जबकि वो लोग नहीं जीत पाते थे। यहाँ तक कि जो ऐसे समाज के लोग थे उनके लिए उनके नायकों का सृजन, चाहे वो कुर्मी समाज के नायक का सृजन किया हो, चाहे वो माली समाज के नायकों का सृजन किया गया। उन्हें पता था कि रोहेलखंड के अंदर नाई समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए उन्होंने ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय का नाम रखवाया। मतलब कहीं ना कहीं मान्यवर कांशीराम जी ने बहुत ही ईमानदार कोशिश की, उनका राजनीतिक उपयोग नहीं किया, उनको सचमुच में वो राजनीति में लेके आए और उनको ताकत बताई और उनको स्थापित किया। उनको स्थापित किया, यही सबसे बड़ी बात है कि उनकी ताकत का एहसास कराया और उनको स्थापित किया और उनके नायकों को भी स्थापित किया। लेकिन वर्तमान समय में मुझे नहीं लगता है कि कोई, जहां पर ये गए थे लोग दौड़ करके, वहां पर उनके नायकों को या उनकी कोई पूछ हुई। और इसलिए ये बात और है कि ये चुनावी दौर है, उसमें वो भाग रहे हैं और इसलिए आयाराम गयाराम की उपाधि भी उनको मिलेगी। लेकिन वास्तविकता यही है अशोक की उनके साथ जो सत्ता का साझा कार्यक्रम बनना चाहिए वो नहीं बना है। तो भाजपा कितनी मुश्किल में है सर? आखिरी सवाल। मुझे लग रहा है कि भाजपा बहुत अधिक मुश्किल में है, क्योंकि एक कथानक, नैरेटिव ये जो बन गया है कि सत्ता साझा नहीं कर सकती, वो पावर शेयर नहीं कर सकती। अर्थात जब ट्रांसफर, पोस्टिंग या उनके जो लड़के हैं या बच्चे हैं उनको टिकट देने की बात होगी तो वहां पर यह बातें नहीं आ पाएंगी। और आजकल देखिए बेरोजगारी इतनी है, हर लीडर ये चाहता है कि अपने बच्चे को वो सेट कर दे,
क्योंकि नौकरियां नहीं है, उसको ये लगता है कि राजनीति में जरूर सेट कर दे, और राजनीति में वो सेट कर सकता है। और जब वो अपने बच्चे के लिए मांगने जाता है टिकट, तो ऐसा लगता है कि ये परिवारवाद हो रहा है और उनको टिकट नहीं दिया जाता है, जिससे वो दूसरे की तरफ मुख कर लेते हैं। सर तो आपकी बात यह है कि सत्ता ही नहीं बल्कि भविष्य की भी परवाह मुझे लगता है वो कर रहे हैं, और इसलिए और भी ज्यादा टूटन फाटन हो रही है। जी, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। 9 विधायक, जिसमें से तमाम मंत्री भी हैं और जिसमें से तमाम समाजों के नेता हैं, अति पिछड़े समाजों के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहीं न कहीं अटकलें लग रही हैं कि वो दूसरी पार्टी जल्दी ही जॉइन करने वाले हैं। कुछ लोग सपा के संपर्क में हैं, कुछ लोग कहीं और जा सकते हैं। क्या होगा, ये आने वाले 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा और इस बीच में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे मुश्किल में देख रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति, विशेषकर अति पिछड़े समाज की जो उसने सोशल इंजीनियरिंग की थी, जी जी वह जी टूट गई, धाराशायी हो गई है सर, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्थिति ये हो गई है कि शायद भाजपा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब इसका उपाय करे तो क्या करे, और जिस तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये तमाम चीजें एक के बाद एक बाद एक तमाम, हर रोज नए नाम आ रहे हैं। आज 3 तो नाम ये कथानक बड़ा ही नकारात्मक जा रहा है, बड़ा नकारात्मक जा रहा है। तो भाजपा मुश्किल में है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में और किस तरीके से राजनीति बदलती है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, विवेक सर भी कहते हैं कि चुनाव में आखिरी मतलब जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, सत्ता किसके हाथ में आएगी, ये आखिरी के कुछ हफ्तों में ही साफ हो पाता है, तय हो पाता है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम।